हेलो गाइस, मैं स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का जो फर्स्ट बुक का जो 7वां चैप्टर है, समकालीन विश्व में सुरक्षा, यही है ना। इससे पहले मैंने आपके पॉलिटिकल में छठे चैप्टर तक यानी यूएनओ जो है, छठा चैप्टर यूएनओ ही है ना, यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये करवा दिया हूँ। और इससे पहले दूसरा हो, चौथा हो, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र और ध्रुवता का अंत, और जो 5वां चैप्टर है, छठा हो गया। अब 7वें की ओर बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले चैनल को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। 7वें चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं समकालीन विश्व में सुरक्षा। चैप्टर के नाम से समझते हैं चैप्टर का नाम क्या है। आखिर चैप्टर का नाम क्या है? समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो सुरक्षा का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं, ठीक है। सुरक्षा, सिक्योरिटी, सुरक्षा क्या होती है? 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे इसमें ये चैप्टर के नाम से देता है कि सुरक्षा का क्या अर्थ है, सुरक्षा किसे कहते हैं, या सुरक्षा का अर्थ बताइए। समझ में आ गया? तो सुरक्षा का मतलब होता है हर प्रकार के खतरों से आज़ादी। क्या होता है? हर खतरों से आज़ादी क्या कहलाती है? सुरक्षा। समझ में आ गया? 1 मार्क का ऐसे देता है, लिख लेना। सुरक्षा किसे कहते हैं? हर प्रकार के खतरों से आज़ादी होना। किसी भी तरह का खतरा हो, किसी भी प्रकार का आकार का खतरा हो, हर प्रकार के खतरों से आज़ादी होना क्या कहलाता है? सुरक्षा। समझ में आया? अब यहाँ पे 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही यहाँ से यही स्टार्ट है कि सुरक्षा की धारणाएं बताइए। सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, यह सुरक्षा किसे कहते हैं, ठीक है। यह सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, कुछ भी। सुरक्षा के प्रकार बताइए, ठीक है। या सुरक्षा की कितनी धारणाएं हैं, सुरक्षा के प्रकार या धारणा एक ही बात होती है। तो सुरक्षा की यहाँ पे जनरली 2 धारणा है, 2 प्रकार है। एक है परंपरागत सुरक्षा, सुरक्षा भी बोल सकते हो, धारणा भी बोल सकते हो, ठीक है। सुरक्षा या धारणा, परंपरागत सुरक्षा, परंपरागत को पारंपरिक भी लिख सकते हो। और परंपरागत हो गया। दूसरा है अपरंपरागत धारणा या अपरंपरागत सुरक्षा या गैर पारंपरिक। समझ में आया? पारंपरिक, गैर पारंपरिक, परंपरागत, अपरंपरागत, ये सुरक्षा के 2 प्रकार है। क्लियर है? अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये हो गया। अब इनमें ना कुछ खतरे हैं, ये एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना बस, और ज़्यादा इसमें पहाड़ नहीं गिराना। तो परंपरागत सुरक्षा के इसके भी 2 टाइप्स हैं, और अपरंपरागत इसके भी 2 टाइप्स हैं, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर वाइज बना लेना, उस तरह से समझेंगे। देखो, परंपरागत जो सुरक्षा है इसमें बाहरी खतरा है और आंतरिक खतरा है। बात करता है किसी देश की। किसकी बात करता है? किसी देश की बात करता है। एक देश है, कोई भी कंट्री ले लो, ठीक है। तो कहता है एक देश को बाहरी खतरा क्या होता है। एक देश, ये सपोज दैट इंडिया है, ठीक है। इंडिया बना दूं क्या? देखो इंडिया बना देता हूँ, और मेरा इंडिया तो पता ही है ना, कितना लाजवाब बनता है, तो देख लो। बन गया। तो सपोज दैट दिस इज अ इंडिया, है ना। अब ये इंडिया है, एक देश को, हमारे कोई भी देश हो सकता है, जैसे इंडिया मैंने दे दिया यहाँ पे। तो अब परंपरागत सुरक्षा में कहता है बाहरी खतरा। किसी भी देश को बाहरी खतरा क्या क्या होता है? तो पहला है सैन्य हमला। ये हर देश को डर होता है कि अपने आस पड़ोस से इसमें डर होता है, ठीक, कि कोई भी देश हमारे आस पड़ोस में जो है वो हमसे आगे ना निकल जाए, और उसकी शक्ति के पीछे या उसके सामने मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊँ या कम ना रह जाऊँ। तो हर देश अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करके रखता है। समझ में आया? हर देश को किससे डर होता है? सैन्य हमला से। कोई देश, कोई बाहरी देश बाहर से अपना सैन्य हमला ना कर दे। समझ में आया? सैन्य शक्ति अपना मजबूत रखता है, ठीक, सैन्य हमला। दूसरा है जनसंहार। हर देश को ये डर होता है कि जनसंहार ना हो। जनसंहार मतलब लोग एक दूसरे को मारते हैं, ठीक। जनसंहार, जन यानी लोग, संहार यानी एक दूसरे को मारना काटना, ठीक है। तो ये जनसंहार मतलब ये होता है, एक देश के दूसरे देश से, देखते हो ना, लड़कियों और लड़कों को ज़्यादातर अगवा किया जाता है, काम के सिलसिले में बुलाया जाता है, रखा जाता है, मारा जाता है, और उनके
बॉडी पार्ट्स का अलग अलग देशों में बेचा जाता है कई कीमतों पर, किडनी बेच के आईफोन लेते हैं। तो आगे है शक्ति संतुलन। अब इसमें क्या होता है, शक्ति संतुलन समझना। शक्ति मतलब ये वाली शक्ति तो बात नहीं हो रही यहाँ पे, शक्ति का मतलब है मजबूती, ताकत की मजबूती। संतुलन मतलब होता है बैलेंस, बराबर। तो शक्ति संतुलन में हर देश ये क्या करता है, एक समझौता करता है दूसरे देशों से। शक्ति संतुलन में क्या करता है, दूसरे देशों के साथ समझौता तो इसमें होगा। एक्चुअली में इसमें जो होता है शक्ति संतुलन में, बाहरी देश देखता है, हर देश अपने पर नज़र बना के रखता है और दूसरे देश का भी ध्यान रखता है कि दूसरे देश, मेरे आस पड़ोस जितने भी देश हैं उसकी तुलना में मैं बराबर रहूं या उससे थोड़ा ऊंचे रहूं। ठीक है, कहने का मतलब है पावर में, मजबूती में। ठीक, इंडिया के सपोज दैट जो भी देश है, कंट्रीज़ है, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया। तो इंडिया कोशिश करता रहता है कि मैं शक्ति संतुलन बनाए रखूँ। शक्ति संतुलन मतलब बराबर की ताकत बनाए रखूँ अपने आस पड़ोस वालों से या उनसे ऊंची रखूँ। ठीक है, ये हर देश को लगा रहता है। शक्ति संतुलन यानी बराबर की ताकत, ताकि कोई हमसे भिड़े ना। कम रहोगे तभी भिड़ोगे, बराबर का रहोगे तो भिड़ने में टाइम लगता है ना, बस देख लेंगे यही करते रहते हैं। नहीं समझ में आया? उदाहरण दूँ, उदाहरण में जैसे दो बाउंसर आपस में टकराए तो वो लड़ेंगे नहीं, बस धमकी देंगे। वो कहेगा मैं भी तुझे देख लूँगा, वो कहेगा मैं भी तुझे देख लूँगा। लेकिन वही एक बाउंसर होता और एक कमज़ोर व्यक्ति होता तो बाउंसर पहले उसको लतिया देता, थपड़ा देता, फिर बाद में बात करता। ऐसे ही होता है ना जनरली। आगे देखो, गठबंधन। अब गठबंधन में क्या होता है, गठबंधन मतलब जुड़ जाना। इसमें क्या करता है, देश दूसरे देश के साथ समझौता करता है, गठबंधन करता है, ताकि पावर, दोनों की पावर मजबूत हो हैं और एक दूसरे के लड़ाई झगड़े के युद्ध के दौरान काम आए। तो ये गठबंधन में होता है और ये लिखित रूप से होता है, एग्रीमेंट होता है ना, उस तरह से समझौता होता है, गठबंधन करते हैं। ठीक है, अब आगे है शस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण, तो शस्त्रीकरण का मतलब है नए नए हथियार बनाना, नए नए वेपन्स बनाना और अपनी सैन्य क्षमता, हथियार क्षमता को मजबूत करना। समझ में आया? एक से एक टेक्नोलॉजी वाले हथियार को बनाना, तो ये इसके अंतर्गत आता है। और अब है आंतरिक खतरा। अब देखो क्या होता है इसमें से, जो दोस्तों आगे जो हम पढ़ेंगे 2-2 नंबर का क्वेश्चन अलग करके पूछेगा, वो इंपॉर्टेंट है तीसरा और चौथा, कि एक देश शक्ति संतुलन कैसे करता है या एक देश गठबंधन कैसे करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन विद आंसर में लिख के समझा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल यहीं पे रहने दो, अभी इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। अब आंतरिक खतरे में क्या है, आंतरिक खतरे में पहला कानून व्यवस्था। क्या है, कानून व्यवस्था बनाए रखना। आंतरिक खतरा मतलब देश, किसी भी देश के अंदर का, बाहरी खतरे तो ये हैं, अब अंदर क्या खतरे होते हैं, किसी देश को अंदरूनी क्या खतरा होता है। तो अंदरूनी में पहला है कानून व्यवस्था। जब देश अंदर से ठीक नहीं रहेगा तो बाहर से कैसे ठीक रहेगा। कोई भी अपनी, जब अंदर ठीक से ठीक रहेगा तभी तो बाहर पे नज़र मारेगा, बाहर ध्यान देगा। अब अंदर ही गड़बड़ी चल रहा है तो सब अंदर ही ध्यान देता रहेगा तो बाहर ही क्या देखेंगे फिर। कहने का मतलब है बाहर तभी नज़र गड़ाए रखोगे ना जब अंदर सब कुछ ठीक ठाक होगा। अंदर ही लड़ कट के मर जाएंगे तो बाहर क्या समझाएंगे भाई फिर। समझ में आया? तो वही कहता है कानून व्यवस्था की, देश की कानून व्यवस्था बनी रहे, बनाए रखे शांति से। ठीक है, कानून व्यवस्था का डर लगा रहता है कि कानून, अंदर कानून व्यवस्था ठीक प्रकार से चलता रहे। दूसरा है अलगाववाद। तो अलगाववाद का मतलब होता है अलग होने की मांग, अलगाववाद कहलाता है, अलग होना, अपने आप को देश से अलग करना। ठीक, तो हर देश को लगता है कि कोई भी स्टेट्स जो भी मेरे अंतर्गत है वो अलगाववाद की मांग ना करे। ठीक है, अलगाववाद मतलब इससे क्या होगा, देश को टूटने का खतरा होता है। अगला है गृह युद्ध। गृह युद्ध मतलब देश के जो अंदर सत्ता को लेकर जो युद्ध होता है उसको बोलते हैं गृह युद्ध। समझ में आया? सत्ता को लेकर, अब देश के अंदर देख रहे हो ना, सत्ता पावर को लेकर नेता एक दूसरे को मार देते हैं, एक दूसरे की टांगे खींची करते हैं। समझ में आया? तो ये सब चीज़ें ना हो। तो ये हो गए बाहरी खतरे, आंतरिक खतरे। एक नंबर का पूछेगा, बता दोगे? परंपरागत धारणा में ऐसे भी पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि आप कैसे कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन परंपरागत सुरक्षा का बाहरी खतरा है। तो इसको थोड़ा बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। बता दूंगा आगे क्वेश्चन विद आंसर के साथ, है ना। अलगाववाद
परंपरागत सुरक्षा का आंतरिक खतरा कैसे स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी दे देता है, ठीक है ना। तो फिलहाल जो हमारा मेनली क्वेश्चन है वो ये है, तो इसके अंतर्गत मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा, जो है हमारा वही प्रॉपर समझाऊंगा। ये हो गया, आगे करवाऊंगा, अभी बताऊंगा। अब है अपरंपरागत धारणा, अपरंपरागत सुरक्षा समझते हैं। इसमें दो है, एक है मानवता की सुरक्षा और दूसरा विश्व की सुरक्षा। अपरंपरागत में दो तरह की बात करता है, मानव की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। देखो अब ध्यान देना भाई, इसमें तो देश की बात कर रहा था, लेकिन इसमें अपरंपरागत सुरक्षा में ना एक मानव की बात करता है। किसकी बात करता है? एक मानव, ठीक है, एक मानव की बात करता है। समझ में आया? मानवता की सुरक्षा मतलब इसमें अपरंपरागत सुरक्षा में, अपरंपरागत सुरक्षा में कहता है हर तरह से केंद्र बिंदु किसको माना जाए? एक मानव को माना जाए, एक इंसान को माना जाए, मानव को माना जाए, और मानव को केंद्र समझकर, मतलब मेनली उसी पे फोकस करना है और किसी पे नहीं ध्यान देना है, ठीक है। मानव को केंद्र समझकर हमें उसका विकास करना है और उसे हर प्रकार के खतरों से छुटकारा दिलाना है, हर प्रकार के खतरों से आज़ादी दिलाना है, चाहे वो भूखमरी की समस्या हो, प्राकृतिक आपदा की समस्या हो या अनेक प्रकार की महामारियाँ हो। क्लियर है? इन तरह के खतरों से हर प्रकार के जितने भी होते हैं, ये एग्जाम्पल दे दिया, भूखमरी हो, अकाल हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, इन सभी से मानवता को सुरक्षा प्रदान करना है, ये इसके अंतर्गत है। समझ में आया? मानव को हर तरह के खतरों से सुरक्षित रखना, सुरक्षा देना, ये हो गया। अब विश्व सुरक्षा की बात करता है, वर्ल्ड सुरक्षा की, विश्व की सुरक्षा है। इसमें हमने देखा एक देश की बात करता है, इसमें हमने देखा मानव की बात करता है, खाली मानव, और इसमें पूरा वर्ल्ड की बात करता है। किसकी बात करता है? पूरा वर्ल्ड, समझना, पूरा वर्ल्ड की बात करता है। मतलब एक देश की, वर्ल्ड मतलब एक देश की समस्या नहीं, हर देश की समस्या। तो नई चुनौतियाँ, छठा चैप्टर में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बताया था विश्व के सामने कौन कौन से नए खतरे हैं या नई चुनौतियाँ। तो ये जो है आतंकवाद, जलवायु संकट, बीमारियां, आतंकवाद। तो आतंकवाद क्या कोई एक देश खत्म कर सकता है? नहीं ना। जब तक सभी देशों का आपस में सहयोग नहीं होगा विश्व के स्तर पर, जब तक आपस में सभी देश सहयोग नहीं करेंगे, सूचनाओं का, इन्फॉर्मेशन का, आतंकवाद से जुड़े सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक क्या आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि एक देश की समस्या तो है नहीं, हर देश की समस्या है। तो इसलिए आतंकवाद क्या है? विश्व सुरक्षा है ना, तो आतंकवाद से छुटकारा देना, नई चुनौतियाँ। जलवायु संकट एक देश की समस्या है? नहीं है ना, हर कोई गर्मी से परेशान है, हर कोई बाढ़ से परेशान है, प्राकृतिक आपदा झेल रहे हैं। समझ में आया? तो जलवायु संकट भाई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व ताप वृद्धि हो रही है, धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे, बाढ़ आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं तो बह रहे हैं, है ना, स्विमिंग पूल रोडों पे बन रही है। तो जलवायु संकट आ रहा है, एक देश की समस्या है क्या? नहीं है ना, हर कोई मर रहा है, गर्मी से परेशान है भाई। तो अगला क्या? बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो पूरे वर्ल्ड को बर्बाद कर देती है। कोरोना ले लो, कोरोना जो था एक देश की समस्या थी क्या? नहीं थी ना, हर देश की समस्या हो गई थी। तो समझ में आया? तो बीमारियों में क्या, जब खतरनाक बीमारी फैल जाती है पूरे वर्ल्ड में, तो हर देशों का सहयोग, देश एक दूसरे को सहयोग करते हैं, जो देशों के पास होता है वो देते हैं। जैसे भारत ने दवाइयों का सप्लाई किया। समझ में आया? तो मानवता की सुरक्षा के अंतर्गत इससे छुटकारा देना मानव को, और विश्व की सुरक्षा के अंतर्गत ये। तो ध्यान रखना, अलग अलग पॉइंट दे देता है कि आतंकवाद किसका है? मानवता सुरक्षा, विश्व की सुरक्षा, तो विश्व की सुरक्षा। समझ में आया? क्लियर है? अगर ना समझ में आया तो कमेंट में जरूर पूछना। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो फिर इसको। तो गाइस इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इसका अगला क्वेश्चन, अब मैंने कल बताया था, मतलब इससे पहले बताया था कि परंपरागत सुरक्षा बताया था ना, मतलब हर प्रकार के खतरों से आज़ादी होना, ठीक है। और सुरक्षा के दो प्रकार बताया था, परंपरागत सुरक्षा, अपरंपरागत सुरक्षा। इन दोनों में अंतर, डिफरेंस बता दिया था। 6 नंबर का क्वेश्चन देता ही देता है, परंपरागत अपरंपरागत सुरक्षा में अंतर बताइए। तो आपको वो जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे ना, वो आपको याद कर लेना और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखो मैंने बताया था कि इसी में से अलग करके 2-2 नंबर का क्वेश्चन अलग मार्क्स के करके पूछता है, बताया था ना। तो ये मैंने बता दे दिया है, इन दोनों में से एक आता ही आता है।
देखो, परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन है। स्पष्ट कीजिए कैसे। परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन था, ध्यान है? देखो जहां लिखे हो, नोट कर लिया होगा। तो ये जो शक्ति संतुलन उसमें था ना, परंपरागत सुरक्षा में एक तत्व, तो कहता कि परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व है शक्ति संतुलन। स्पष्ट कीजिए, मतलब डिफाइन कीजिए कैसे। तो शक्ति संतुलन मतलब यहाँ वही शक्ति संतुलन को क्या करना है, डिफाइन कर देना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 2 नंबर का देता है। तो शक्ति संतुलन यानी बराबर की ताकत। इसमें पता क्या होता है, इसमें हर देश को अपने आस पड़ोस की जानकारी रखते हैं। हर देश, जितने भी देश होते हैं ना, अपने आस पड़ोस में जानकारी रखता है और लगभग हर देश को पता होता है कि कौन सा देश मेरे से बड़ा है, कौन सा देश मेरे से छोटा है, कौन सा देश मेरे से पावरफुल है, कौन सा देश मेरे से नीचे है। समझ में आया? उस हिसाब से वो अपनी ताकत को मजबूत रखता है। तो बस इसमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आस पड़ोस की जानकारी रखता है, कौन सा देश उससे छोटा है, कौन सा देश उससे बड़ा है, और इस बात पर भी ध्यान देता है कि किस देश से उसे भविष्य में खतरा हो सकता है। और इससे बचने के लिए क्या करता है, ज़्यादातर देश अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, डेवलप करता है नई नई चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ें होती है ताकि शक्ति संतुलन बढ़ जाए, ताकि देश, आस पड़ोस का देश है वो, कोई भी देश अपने आप को कम ना समझे हैं। और ये नहीं कि जैसे भारत है, पाकिस्तान है, अब ये थोड़ी कि पाकिस्तान से हम डरेंगे। हमें पता है कि वो हमसे छोटा देश है, टेक्नोलॉजी भी कम है, सैन्य क्षमता भी उसकी हमसे कम है, हैं? तो इस हिसाब से क्या करता है, कोई भी देश जिसे लगता है कि हाँ मेरे आस पड़ोस में देश ये वाला थोड़ा पावरफुल है, तो वो देश क्या करता है, अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक, तो ये हो गया खत्म, बस ज़्यादा बड़ा चढ़ाना नहीं है। कितना आसान भाषा में लिखा हुआ है, तो छाप लो फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी आपने देखा होगा, गठबंधन बनाना। ध्यान है कि परंपरागत सुरक्षा नीति का एक और तत्व है गठबंधन बनाना। क्या है, गठबंधन बनाना। बताया था ना, गठबंधन भी एक पॉइंट है ना। देखो परंपरागत सुरक्षा नीति में लिखवाया था गठबंधन बनाना है। तो परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व क्या कह रहा है, गठबंधन बनाना है। तथा कोई देश यह गठबंधन कैसे हासिल करता है, गठबंधन मतलब होता क्या है, क्यों करते हैं कोई भी देश एक दूसरे के साथ। तो ये क्वेश्चन इसको थोड़ा डिफाइन कर देना। 2 नंबर में ये दे देता है, या तो ये ऊपर वाला दे देगा या ये वाला दे देगा, इनमें से एक दे ही देगा। तो देखो क्या है गठबंधन में, कहता है गठबंधन बनाना परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व है। सबसे पहले हमने क्या करा, ध्यान दिया आपने, एक ही इस लाइन को, एक लाइन तो हमारा ये क्वेश्चन में से ही हो गया, यहीं से आगे एक लाइन आगे कह रहा है कि इसमें कई देश शामिल होते हैं। अब गठबंधन बन रहा है तो इसमें कई देश शामिल होंगे और हर देश अपनी शक्ति को मजबूत करने में लगे रहेंगे और सैन्य हमले को रोकने। अब गठबंधन बन रहा है तो क्या करेंगे, इसमें सैन्य हमला जो होता है एक दूसरे के प्रति उसको रोका जाएगा और रक्षा करने के लिए क्या करेंगे, मिलकर आपस में ये लोग क्या करेंगे, कदम उठाएंगे। समझ में आया? जब गठबंधन आपस में कर रहे हैं, जैसे अमेरिका सपोज दैट नेपाल के साथ कर लिया, मान लो नेपाल के साथ कर लिया, तो क्या करेगा, सैन्य हमला रोकेगा। 2 देशों के बीच होने वाला जो सैन्य हमला है, अब जिसके साथ गठबंधन आप करोगे, जिसके साथ आप दोस्ती करते हो, तो कोशिश करते हो ना कि झगड़ा कम से कम हो। हम दोनों दोस्त हैं तो हम दोनों दोस्त के बीच ना के बराबर झगड़ा हो, कोशिश करते हैं। तो वैसे यहाँ पे होता है कि सैन्य हमला रोकता है और रक्षा करने के लिए क्या करता है, कदम उठाता है। दोनों देश मिलकर कदम उठाते हैं जो आपस में गठबंधन करते हैं। सपोज दैट भारत और नेपाल आपस में जो भी लड़ाई झगड़ा होता है उसको सैन्य हमला, अगर आपस में सैन्य की भिड़न होती है तो उसको रोकेंगे, सेना को आपस में नहीं भिड़वाएंगे और रक्षा का एक दूसरे को क्या करते हैं, वचन देते हैं, हम एक दूसरे के साथ रक्षा मिलकर करेंगे। और ये ज़्यादातर जो गठबंधन होते हैं ना दोस्तों, ये गठबंधन ज़्यादातर लिखित तौर पर होता है। किस तौर पर होता है, लिखित दस्तावेज, एग्रीमेंट के हिसाब से। ये नहीं मुँह से बोल दिया, हाँ बोल दिया। तो ये दस्तावेज, ये जो गठबंधन होते हैं अधिकतर किस तौर पर होती है, लिखित तौर पर, है ना, साइन, हस्ताक्षर। मोदी जी घूमने जाते विदेशों में, पता है, तो मोदी जी घूमने नहीं जाते हैं, एग्रीमेंट करने जाते, समझौता करने जाते, तरह तरह का संधियाँ समझौते। तो अधिकतर मामले जो गठबंधन होते हैं ये लिखित तौर पर होते हैं और इसमें एक बात देश साफ कर देता है, स्पष्ट कर देता है, जिसके साथ गठबंधन करते हैं वो देश आपस में सबसे पहले ये बता देते हैं कि भैया हमारे तरफ से सबसे पहले हमला नहीं किया जाएगा,
हमारे तरफ से सबसे पहला हमला, हमारे तरफ से क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमला हमारे तरफ से नहीं किया जाएगा। ये बात स्पष्ट कर दी जाती है कि सबसे पहला हमला हमारे तरफ से आप पर नहीं होगा। समझ में आया? ये हो गया। अब 1 मार्क का क्वेश्चन ये कई बार दे देता है। ये हो गया खत्म। अब ये देखो क्वेश्चन है, बुनियादी तौर पर किसी देश के सरकार के पास, बुनियादी तौर पर, ये ज़्यादातर बंदे ना छोड़ देते, ध्यान नहीं देते इस पर, तो ये इसलिए वजह से कर नहीं पाते। तो क्वेश्चन ये है कि बुनियादी तौर पर किसी देश के सरकार के पास या किसी भी देश के पास युद्ध के टाइम, युद्ध की स्थिति में या युद्ध के टाइम कौन से 3 विकल्प होते हैं। मतलब 2 देशों के बीच अगर आप में अभी युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो कहता है कौन से विकल्प होते हैं बचने के। ठीक, तो देखो यहाँ पे 3 विकल्प होते हैं, 3 चॉइस होती है। या तो पहला, एक देश आत्मसमर्पण कर दे, ठीक है, मतलब घुटने टेक दे, आत्मसमर्पण। दूसरा कह रहा है दूसरे पक्ष की बात मान ले, मतलब दूसरे पक्ष मतलब जो देश किसी देश के साथ भिड़ रहा है तो उस पक्ष की बात मान ले, बच जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा ये चॉइस है कि बिना युद्ध किए हार अपनी स्वीकार कर ले। समझ में आया? तो ये 3 ऑप्शन होते हैं किसी भी देश के सरकार के पास युद्ध से बचने के लिए। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, इसको कर लो, फिर करते हैं अगले क्वेश्चन। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो गाइस इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसका क्या है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन देता है, ठीक है, कितने नंबर का, 4 नंबर का, कि भारत की जो सुरक्षा नीति के घटक है वो कौन कौन से हैं, इनको थोड़ा डिफाइन करना, वर्णन कीजिए। भारत की सुरक्षा नीति के घटक कौन कौन से हैं। अगर आपने सपोर्टिंग में देखा होगा तो ये देखो, ये रहा जो गोल में दिखा रखा है। तो भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक हैं। ये 4 घटक मैंने हेडिंग लिख दिया, इनको थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना। समझ में आया? देखो एक्सप्लेन कर रखा, आसान भाषा में फटाफट छाप लेना, मैं बता देता हूँ। पहला है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। क्या है? सैन्य क्षमता को मजबूत करना। जब आप पेपर में ये हेडिंग लिखोगे ना तो अंडरलाइन कर देना, टीचर का फोकस हेडिंग में पड़ेगा, नंबर में दे देगा। सैन्य क्षमता को मजबूत करना। अब देखो देश सैन्य क्षमता को मजबूत कैसे करेगा, कुछ भी लिख दो, बना के मिल जाएगा आंसर, लेकिन हाँ उससे रिलेटिव थोड़ा होना चाहिए। जैसे पड़ोसी देशों, हर देश को खतरा होता है, भारत को देखो हर देश को खतरा होता है कि पड़ोसी देश उस पर आक्रमण ना कर दे। तो इससे बचने के लिए भारत क्या करता है, अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करेगा, है ना, ताकि उसके पड़ोसी देश उस पर हमला ना कर सके। जब सैन्य क्षमता मजबूत होगी तभी तो। तथा अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, परमाणु का परीक्षण किया 1974 में, जो फेल हो गया। दूसरा 1998 में किया, सैन्य क्षमता इंक्रीज हुई। अब दूसरा देखो क्या है, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था कैसे मजबूत कर सकते हैं भाई, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने के लिए ना समय समय पर इसने अपना योगदान दिया है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं के रास्ते पर चला है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बातों पर चला, अमल किया है। भारत ने इसमें निशस्त्रीकरण जैसे संधियों या समझौतों का क्या किया है, समर्थन किया। हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का हर बातों का समर्थन किया है। ठीक है, अगला क्या है, आर्थिक विकास करना। अब आर्थिक विकास कैसे कर सकता है, मतलब इकोनॉमी डेवलप इंक्रीज कैसे कर सकता है, जब वहाँ पे रोजगार होगा, है ना, कंपनियाँ लगेगी। तो भारत आर्थिक विकास करने के लिए क्या कर रहा है, पुरजोर दे रहा है। और भारत ने इस और कई कदम उठाए हैं, जैसे वैश्वीकरण किया, वो मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, वैश्वीकरण किया, उदारीकरण किया है, LPG अपनाया, 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई ना, नए रोजगार निकाला और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया। तो इससे क्या हुआ, आर्थिक विकास, इकोनॉमी डेवलप हुई, क्योंकि कंपनियां आए, रोजगार बढ़ेगी तो क्या होगी, प्रौद्योगिकी डेवलप होगी। अगला क्या है, अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना। लास्ट, अंदरूनी सुरक्षा, मतलब भारत अपने अंदरूनी सुरक्षा को कैसे, अंदर से तो देश को भी खतरा होता है, अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करेगा। कैसे करेगा भाई, भारत अपनी अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह युद्ध, देश को कैसे खतरा होता है अंदरूनी में, गृह युद्ध और आतंकवाद। तो गृह युद्ध और आतंकवाद को खत्म करने के लिए सख्त से सख्त क्या कर रहे हैं, खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाना पड़ेगा भारत को। समझ में आ गया, ये भारत के 4 सुरक्षा नीति के घटक है। समझ में आया दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को लाइक से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी छाप लो इसको। मिलते हैं अगले पार्ट में फिर।